अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोसाइटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, जीएस 3, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, इंटर सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, जीएस 4, एथिक्स, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान्स दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक 19 साल का बच्चा दुनिया का नक्शा बदल सकता है, तो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है। मतलब 19 साल का बच्चा जो है वो क्या ही कर सकता है। लेकिन 1914 में एक 19 साल के बच्चे की वजह से हमें एक ऐसा युद्ध देखने को मिलता है जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, जिसने यूरोप का पूरा नक्शा बदल दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वर्ल्ड वॉर 1 की। और आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 1914 में यूरोप में हमें एम्पायर्स देखने को मिलते थे, जैसे कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, जैसे कि जर्मन एम्पायर, जैसे कि रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर, और कुछ देश थे जैसे कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली। अब यहां पर खास बात यह थी कि बहुत सारे देशों में उस वक्त मोनार्की चलती थी, मतलब राजाशाही जो है वो हमें देखने को मिलती थी। और कुछ ही ऐसे देश थे जहां पर डेमोक्रेसी जो है उसका बोलबाला था, जैसे कि फ्रांस, सैन मेरिनो एंड स्विट्जरलैंड। अब देखिए, जो ईस्टर्न यूरोप है वहां पर भी कुछ ऐसे देश थे जैसे कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया एंड बुल्गारिया, जिसे हम बाल्कन स्टेट्स के नाम से जानते हैं। अब आप लोग ये सोचोगे कि मैं ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं। देखिए, किसी भी युद्ध को समझने के लिए उसकी मैप को समझना, उसकी ज्योग्राफी को समझना बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए सबसे पहले ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन देश की अगर आपको पता चल जाती है तो इतिहास को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो आइए अब यहाँ पर ज्योग्राफिकल लोकेशंस इन देशों की जानने के बाद हम यहाँ पर पॉलिटिकल सिनारियो जो है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, साल था 1878 का, जहां पर रशिया और ऑटोमन एम्पायर के बीच में एक युद्ध होता है। रशिया बेसिकली हेल्प कर रहा था बाल्कन कंट्रीज की ऑटोमन एम्पायर से छुटकारा पाने के लिए। और इस युद्ध के कंक्लूजन में 1878 में एक ट्रीटी ऑफ बर्लिन होती है, और उसके तहत ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो है उनको ये पार दी जाती है कि वो जो बोस्निया और हर्जेगोविना का जो रीजन है उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। हालांकि ये जो देश है ये ऑटोमन एम्पायर के अंडर में ही रहेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किया जा सकता है ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के। लेकिन 1908 तक आते आते जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है उनकी हंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो इन रीजन्स को एनेक्स कर लेते हैं, अपने ताबे में ले लेते हैं। अब इस दौरान जो बुल्गारिया है उसको आजादी मिल जाती है। अब यहाँ पर आप जो फीलिंग है बोस्निया और हेर्जेगोविना की, वो आप समझिए कि 400 साल तक वो ऑटोमन एम्पायर के कब्जे में रहता है। देन उसके बाद वो किसी और देश के अंडर में चला जाता है। तो मतलब वहां के जो लोग थे उससे बड़े नाराज हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, जो उसकी नेबरिंग कंट्री है सर्बिया, वहां के भी लोग जो है काफी खफा थे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये एथनिकली भी कनेक्टेड थे और जियोग्राफिकली भी यहाँ पर कनेक्टेड थे। तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर के द्वारा जो इन्वेजन किया गया, इससे सर्बिया जो है वो भी काफी खफा हुआ और उसने कंप्लेंट की कि ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर सिर्फ बोस्निया को एनेक्स नहीं कर रहा है बल्कि हमारे पूरे साउथ स्लाव को एनेक्स कर रहा है। ये बेसिकली एक एथेनिक ग्रुप जो है वो मानते थे अपने आप को, और साउथ स्लाव कंट्री की जो मांग है वो भी इन्होंने की थी। अब ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर इतना बड़ा था, उसको इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने सीधे मेन एम्पायर से, मतलब रशियन एम्पायर जो है उनसे बात की, उनको कहा कि देखो भाई, हम यहाँ पर ये जो कंट्रीज हैं इनको इन्वेड कर रहे हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब रशियन एम्पायर जो है उनके द्वारा भी बोला गया है कि भाई ठीक है, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रशियन एम्पायर है, क्या वो इतने हल्के में मान जाएगा? उसने भी मांग की। रशिया ने मांग की कि जो ऑटोमन एम्पायर के ताबे में स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस है वो हम यहाँ पर ले लेंगे और आपको इससे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर उसमें मान गया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हुआ कि रशिया में काफी स्लाविक लोग थे और वो यहाँ पर प्रोटेस्ट करने लगे
कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हमारे जो स्लाविक लोग हैं उन पर कोई और देश कब्जा कर रहा है और आप वहां पर मिली भगत के थ्रू अपना जो एजेंडा है वो पूरा कर रहे हैं। और रशिया जो है वो इतना मजबूत नहीं था, इसके वजह से वो हार मान लेता है अपने ही लोगों के सामने, और इसके वजह से रशिया जो है वो यहाँ पर सर्बिया को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं 1909 में। तो ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर जो है उसको पता चल जाता है कि रशिया अब सर्बिया का साथ दे रहा है, मतलब अब वो हमारा दुश्मन जो है वो बन रहा है। तो वो मुड़ता है जर्मन एम्पायर की तरफ और जर्मन एम्पायर को पूछता है कि देखो भाई, अब सर्बिया जो इतना फड़फड़ा रहा है उस पर अगर हम कब्जा जमा ले, उसको अगर हम एनेक्स कर ले, तो रशिया जो है वो बीच में आ सकता है, और अगर रशिया बीच में आया तो क्या आप हमारा साथ देंगे? तो जर्मन एम्पायर बोलता क्यों नहीं, आप तो हमारे अपने हैं और हम आपका साथ क्यों नहीं दे सकते हैं। ये चीज रशियन एम्पायर को पता चलती है। रशियन एम्पायर डर जाता है, तो उनके पुराने दुश्मन मतलब कि फ्रांस जो है उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि देखो भाई, जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, जर्मन एम्पायर है, वो यहाँ पर सर्बिया पर अटैक कर सकते हैं, तो अगर वो अटैक करे तो क्या आप हमारा साथ देंगे उनसे लड़ने के लिए? फ्रांस बोलता है कि देखो यार, तुम्हारा देख लो, मैं इतना दूर हूं, मैं काय को बीच में पड़ू, मेरे को यहाँ पर बीच में नहीं पड़ने का है। तो रशियन एम्पायर जो है वो यहाँ पर शांत बढ़ जाता है और इस तरीके से जो एनेक्सेशन यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा किया गया था वो एक्सेप्ट कर लेता है या फिर उसे करना ही पड़ता है। तो यहां से तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि जो दुश्मनी है देशों के बीच में वो यहाँ पर बढ़ती ही जा रही थी, मतलब जो हेट्रेड है अलग अलग देशों के बीच में वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा था। वो होता है ना कि जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है वो अगर समझ लीजिए कि किसी मॉल में गए हैं शॉपिंग करने के लिए, और मॉल में जाने के बाद यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड है वो कोई कपड़े चेंज करके आई और उसने पूछी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और बॉयफ्रेंड अगर बोल दे कि तुम्हें जिम जाने की ना थोड़ी जरूरत है, तो गर्लफ्रेंड जो है सीधी ब्रेकअप करके चली जाती है। बॉयफ्रेंड को लगता है इतनी सी तो बात मैंने बोली थी, इतनी सी ही बात थी, इस पर ब्रेकअप करने की क्या जरूरत थी। लेकिन उस बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता था कि जो हेट्रेड है गर्लफ्रेंड के मन में वो काफी पहले से चलता आ रहा था। आपने जो गीला टॉवेल बेड पे रखा होगा, आपने जो जूते कहीं पर भी फेंके होंगे, आपने जो सॉक्स कहीं पर भी फेंके होंगे, ये बिल्डअप होता जा रहा था और फाइनल जो ट्रिगरिंग पॉइंट था वो था कि आपने उसको इनडायरेक्टली मोटी बोल दिया था। तो यहां पर भी जो हेट्रेड है वो बिल्डअप होता जा रहा था देशों के अंदर। अब यहां पर जो ट्रिगरिंग पॉइंट है वो चाहिए था जिससे कि एक विश्व युद्ध जो है वो देखने को मिले, और ये ट्रिगरिंग पॉइंट क्या था? यही था 19 साल का बच्चा बोस्निया, जिसे एनेक्स कर लिया गया था ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के द्वारा। तो वहां पर कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो बिल्डअप हो जाते हैं इंडिपेंडेंस के लिए। अब इसी दौरान 28 जून 1914 को जो ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस है फर्डिनांड, वो एक ऐसे दौरे पर निकलते हैं अपनी ही एनेक्स टेरिटरी मतलब बोस्निया के अंदर, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनके साथ होने क्या वाला है। तो वहां पर जो भी रिवॉल्यूशनरी थे उनमें से एक ने उन पर बॉम्ब फेंक दिया। अब वो जो बॉम्ब है वो उनकी गाड़ी पर टकराया तो सही, लेकिन टकराने के बाद वो रोड के उस तरफ गिर गया जिससे कि जो फर्डिनांड है वो यहाँ पर बच गया। अब वो वहां से फटाफट भागकर तो निकला, लेकिन फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि जितने भी लोग इंजर्ड हुए थे तो उनको देखने के लिए वो हॉस्पिटल जा रहा था। अब हॉस्पिटल जाते वक्त वो गलती से गलत टर्न जो है वो ले लेता है। अब गलत टर्न लेने के बाद गाड़ी को रिवर्स लेते वक्त उसे पता चलता है कि वहां पर एक 19 साल का रिवॉल्यूशनरी बच्चा उनका इंतजार कर रहा है और वो उस पर गोलियां चला देता है, और इस तरीके से जो फर्डिनांड है उसकी मौत हो जाती है, असैसिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर आग बबूला हो जाता है और इतने वर्षों से जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था सर्बिया को एनेक्स करने की, वो अब इसकी घोषणा कर देता है और सर्बिया पर अटैक कर देता है। अब सर्बिया का साथ कौन दे रहा था? रशिया। तो रशिया देखता है कि भाई यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जो सर्बिया पर अटैक कर रहा है, चलो हम भी चले जाएंगे सर्बिया का साथ देने। अब जैसे ही यहाँ पर सर्बिया का साथ देने रशिया आता है, तो काफी पहले याद कीजिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मन एम्पायर से बात की थी कि अगर रशियन एम्पायर आता है तो क्या आप हमारा साथ दोगे? तो आप हमारे अपने हैं कहकर जर्मन एम्पायर जो है वो भी यहाँ पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का साथ देने के लिए। अब हालांकि फ्रांस जो है उसने उस वक्त रशिया को कहा था कि हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन फ्रांस जो है वो इसमें पड़ जाता है और फ्रांस पहुंच जाता है रशियन एम्पायर का साथ देने के लिए। दोस्तों अब याद कीजिए ऑटोमन एम्पायर जिसकी दुश्मनी थी रशिया के साथ, तो वो पहुंच जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर और जर्मन एम्पायर का साथ देने के लिए। अब यहाँ पर और देश जुड़ चुका है, तो यहाँ पर जो फ्रांस और रशिया है वो बोलते हैं यूके को कि भाई आपको हमारा साथ तो देना पड़ेगा, क्योंकि हमारी एक ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ
ट्रिपल एंटेंटे, जिसके तहत ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस ये तीनों एक साथ आ जाते हैं और इस तरीके से हमें एक बड़ा युद्ध जो है उसका आरंभ होता हुआ देखने को मिलता है। और इस युद्ध के दौरान बाकी भी जो देश है जैसे जापान, यूएसए, ये भी यहां पर शामिल हो जाते हैं और इस तरीके से हमें वर्ल्ड वॉर 1 देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमें अब दो गढ़ देखने को मिलते हैं, अलाइड पावर और सेंट्रल पावर। जर्मनी स्टार्टिंग से ही फटाफट अग्रेसिवली जो वॉर है वो डिक्लेयर करता है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट थे फ्रांस और रशिया। तो फ्रांस पर डायरेक्टली आर्मी भेजने के बजाय वो बेल्जियम के थ्रू अपने जो सोल्जर्स है उसको भेजता है और काफी हद तक वो इन्वेड भी कर लेता है। मतलब पेरिस तक जस्ट वो पहुंचने ही वाला होता है लेकिन उसे रोक दिया जाता है। अब उसी वक्त जब ये फ्रांस पर अटैक करता है तो ब्रिटेन भी जर्मनी पर अटैक जो है वो कर देता है, वॉर डिक्लेयर कर देता है और फ्रांस की मदद के लिए पहुंच जाता है। अब वहां पर एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पर सोल्जर्स को गड्ढा जो है वो करना पड़ता है। मतलब इस साइड फ्रांस के और दूसरी साइड जर्मनी के, इस तरीके से वो गड्ढा करके अंदर रहते हैं सोल्जर्स और ऊपर कंटिन्यूअसली जो बम्बार्डिंग है, गोलियां है वो शुरू रहती है। इस तरीके की एक खतरनाक पोजीशन में जो सोल्जर्स है वो रहते हैं। मतलब मेंटल टॉर्चर, सारी चीजें उनको वहां पर सहना पड़ता है। अब जो बाकी कॉलोनीज थी, जो इन देशों की बाकी कॉलोनीज थी, वहां पर भी जो जंग है वो हमें देखने को मिलती है। जर्मनी यहाँ पर काफी अग्रेसिवली जो है वो घुसपैठ करता है। जर्मनी के जो अलायंस थे वो काफी घुसपैठ जो है वो कर देते हैं। इवन रशिया अगर आप देखोगे तो रशिया भी यहाँ पर काफी कमजोर पड़ जाता है। लेकिन जो यूएसए है अब वो वहां पर थोड़ा बहुत तैनात हो रहा है कि यार अब हमको यहाँ पर वॉर में उतरना पड़ेगा और जर्मनी को ये पता है कि अगर हम थोड़ा और रुक गए तो हो सकता है कि यूएसए यहाँ पर वॉर में आ जाए और हो सकता है कि हमें यहाँ पर शिकस्त जो है वो झेलनी पड़े। इसीलिए वो पूरी जान लगा देता है फाइनली कि हम यहाँ पर जो फ्रांस है उसको हरा दे। लेकिन 1917 आ जाता है, रशिया जो है वहां पर रशियन रिवॉल्यूशन हो जाता है, रशिया बैकआउट कर देता है। जर्मनी काफी खुश हो जाता है कि चलो भाई अब यहाँ पर हम जीतने ही वाले हैं। लेकिन उतने में यूएसए जो है अब वो वॉर डिक्लेयर कर देता है और जब यूएसए वॉर डिक्लेयर करता है तो वहां पर जो फ्रांस और जर्मनी की यहाँ पर चल रही थी झगड़े, उसमें यूएसए आ जाता है, पूरी तरीके से जर्मनी जो है उसको खदेड़ देता है और बाकी भी जगहों पे जहां पर जर्मनी ने अटैक किया था सभी जगहों को वहां पर खदेड़ दिया जाता है और इस तरीके से जर्मनी की शिकस्त, मतलब बेसिकली जो सेंट्रल पावर है उनकी शिकस्त होती है। तो इस तरीके से वर्ल्ड वॉर जो है उसका अंत होता है बहुत सारी ट्रीटीज के साथ और जर्मनी की ह्यूमिलिएटिंग डिफीट हमें देखने को मिलती है। तो अब आइए हम यहाँ पर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है कि क्या इसके कारण रहे हैं, क्या इसका कोर्स ऑफ एक्शन रहा है, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज रहे हैं, वो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ओके तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर हमें रशिया जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें ऑस्ट्रो हंगरियन देखने को मिलता है, यहाँ पर जर्मनी देखने को मिलता है, यहाँ पर फ्रांस देखने को मिलता है, यहाँ पर यूके देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पेन जो है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर इटली देखने को मिलता है, यहाँ पर ऑटोमन एम्पायर देखने को मिलता है, यहाँ पर जो वो कंट्रीज़ थी जिनकी वजह से वर्ल्ड वॉर हुआ वो देखने को मिलती है। तो इस तरीके से जो वर्ल्ड वॉर 1 है वो होता है और उसी के साथ साथ जो यूएसए है उसकी एंट्री होती है एंड देन यूएसए की एंट्री के बाद वर्ल्ड वॉर जो है वो ख़त्म होता है। अब यहाँ पर रशिया जो है वो यहाँ पर बैकआउट कर देता है क्योंकि वहाँ पर जो रिवोल्यूशन है वो हमें देखने को मिलता है। इटली जो है उसने यहाँ पर पार्टिसिपेट ही नहीं किया। उसने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, जबकि यहाँ पर जर्मनी और ऑस्ट्रो हंगरियन के साथ उसका ऑलरेडी पैक्ट था कि अगर इन पर कोई हमला होता है तो इटली जो है वो भी साथ में आ जाएगा। लेकिन इटली यहाँ पर बैकआउट करता है। क्यों करता है? क्योंकि जर्मनी जो है और ऑस्ट्रो हंगरियन जो है वो बेसिकली खुद अटैक करते हैं। बात ऐसी थी कि अगर उन पर अटैक होता है तो हम यहाँ पर कूद जाएंगे, इसलिए इटली जो है वो यहाँ पर बैकआउट कर देता है और इस तरीके से जो फ्रांस है, यूके है, यूएसए है, इनकी यहाँ पर जीत होती है और ऑस्ट्रो हंगरियन जर्मन एम्पायर जो है वो यहाँ पर तहस नहस या फिर ख़त्म जो है वो हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा सिनारियो जो है वो यहाँ पर हमने देखा था। अब यहाँ पर अगर हम बात करें टाइमलाइन की, तो टाइमलाइन किस तरीके से हुआ, तो देखिए जब आप लिखोगे तो लिखने के लिए आपको टाइमलाइन जो है वो पता रहना चाहिए, इसलिए ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मैंने आपको दी है। बड़े आसानी से आप रिवाइज कर सकते हो, बड़े आसानी से आप पढ़ सकते हो। इसलिए पीडीएफ जो है ये यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी सीधे टेलीग्राम चैनल पर। तो यहाँ पर 28 जून 1914 क्या होता है, जो फर्डिनांड है उसका एसेसिनेशन होता है। बेसिकली जो बोस्निया है वो जाता है, उसकी ही एनेक्स की हुई टेरिटरी होती है, प्रिंस था वो,
और वो टेररिस्ट ग्रुप जो था वहाँ पर, टेररिस्ट ग्रुप या फिर हम बोल सकते हैं जो वहाँ पर रिफॉर्मर्स थे, उनके द्वारा मार दिया जाता है। और उसके वजह से जो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर है वो सीधा अटैक कर देता है किस पर, सर्बिया पर। तो जो हमने यहाँ पर मैप में देखा था, है ना, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ था कि ये जो है ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर वो सीधा जो सर्बिया है उस पर क्या कर देता है, उस पर कर देता है अटैक। अब अटैक करने के बाद यहाँ पर जो वर्ल्ड वॉर है उसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि रशिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि इस तरीके से यहाँ पर अटैक हुआ। उसने बोला था सर्बिया को हम हेल्प करेंगे, है ना, क्योंकि स्लाव यहाँ पर जो कम्युनिटी है उसके दबाव में। देन उसके बाद यहाँ पर फ्रांस जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाता है। देन उसके बाद यूके जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमने कवर की हुई है। देन 28 जुलाई अगर हम बात करें तो यूरोप जो है वो वॉर में आ जाता है ना। देन उसके बाद 3 अगस्त 1914 अगर हम देखते हैं तो जर्मनी जो है फ्रांस पर अटैक करता है बेल्जियम के थ्रू। ये भी हमने देखा था कि भाई यहाँ पर जर्मनी जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर फ्रांस पर अटैक नहीं करता है, ये जो बेल्जियम यहाँ पर नज़र आ रहा है उसके थ्रू वो जो अटैक है वो करता है। और जब ये अटैक करता है तो भाई यूके जो है, यूके सीधा यहाँ पर अब घुस जाएगा। तो यूके जो है वो भी यहाँ पर आ जाता है। देन 6 अगस्त 1914 अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर ऑस्ट्रो हंगरियन जो है रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर देता है कि भाई रशिया जो है वो भी अब आ गया, रशिया पर वॉर डिक्लेयर कर दो। देन उसके बाद वॉर ये सब चलता रहता है जो हमने डिस्कस किया है। देन उसके बाद फाइनली अप्रैल 2017 में जो रशिया है वो बाहर निकल जाता है एंड यूएसए जो है वो यहाँ पर एंटर मारता है। यूएसए एंटर मारने के बाद सीधा धड़ 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 ख़त्म। जो बाल्कन रीजन है, बाल्कन कंट्रीज़ है, वो सब यहाँ पर क्या हो जाती है, निकल जाती है। एंड देन इस तरीके से जो वॉर है उसका ख़त्म हमें देखने को मिलता है। अब देखिए यहाँ पर वेरियस ट्रीटीज़ जो है वो हमें देखने को मिली। वॉर ख़त्म होने के बाद क्या होता है, ट्रीटीज़ जो है वो हमें देखने को मिलती है कि भाई यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें दोबारा नहीं होनी चाहिए, इसलिए वेरियस ट्रीटीज़ होती है। एक है ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस जर्मनी के साथ, और ये जो ट्रीटी है काफ़ी ह्यूमिलेटिंग होती है जर्मनी के लिए, और ये यहाँ पर जर्मनी अपने मन में रखता है, इसी से हिटलर जो उसका उगम होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पर फाइनली जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसकी भी एक बीज यहाँ पर बोई जाती है। देन ट्रीटी ऑफ जो सेंट जर्मेन है ऑस्ट्रिया के साथ वो होती है। ट्रीटी ऑफ त्रियानॉन हंगरी के साथ होती है। ट्रीटी ऑफ न्यूली बुल्गारिया के साथ होती है। देन ट्रीटी ऑफ सेवर, देन उसके बाद ल्यूसेन टर्की के साथ हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर एक एक ट्रीटी के बारे में अगर हम देखें तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस अगर हम देखें जर्मनी के साथ, तो यहाँ पर जो बाकी देश है वो यहाँ पर जीत चुके थे, है ना। जर्मनी, ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर, इनकी यहाँ पर हार हुई थी। तो यहाँ पर होता क्या है कि जो ट्रीटी है उसके ज़रिए जर्मनी को पूरा का पूरा यहाँ पर जो पे है वो करने को बोल, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी वॉर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, जो सोल्जर्स हैं उनका नुकसान होता है, खाने का नुकसान होता है, सब कुछ बहुत नुकसान होता है, अलग अलग तरीके के नुकसान होते हैं। तो यहाँ पर अब भरपाई जो है वो कौन करेगा, तो जर्मनी करेगा। भाई जर्मनी जो है उसने यहाँ पर भड़काया है, जर्मनी ने सब कुछ किया है। तो ब्रिटिश एंड अमेरिकन जो है यहाँ पर जर्मनी को पनिश करना चाहते थे, और इसी के थ्रू यहाँ पर होता क्या है, जो फ्रांस है वो जो अल्सेस एंड लोरेन है वो यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेडिस में आपको नज़र आ रहा है, फिर से ले लिया जाता है फ्रांस के ज़रिए, है ना। जो फ्रांस का कब्ज़ा लिया गया था जर्मनी के द्वारा, फिर से ले लिया जाता है। एंड देन यूपेन मैलमे से ये यहाँ पर बेल्जियम जो है उसके ताबे में चला जाता है। तो यहाँ पर मैप में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सब कुछ आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बेसिकली ये दो देशों के बीच में, यहाँ पर आप देखोगे ये यूपेन यहाँ पर एंड मैल में ये बेल्जियम जो है उसको दे दिया जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें हो जाती है। इसमें क्या होता है, जो ट्रीटी हुई थी वर्साइली उसमें टेरिटोरियल क्लॉज था कि भाई ईस्टर्न टेरिटरी जो है एनेक्स कर ली गई पोलैंड के द्वारा, जो कॉज ईस्ट प्रूशिया टू बिकम टेरिटरी आइसोलेटेड। जो प्रूशिया हुआ था ना, हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखा था, उसमें जो प्रूशिया सबसे बड़ा साम्राज्य था, अब उसके यहाँ पर टुकड़े जो है होना शुरू होते हैं। पोलैंड जो है वो यहाँ पर उभर कर आता है। देन उसके बाद डेंजिग, मेमेल, ये बाल्टिक जर्मन सिटीज़ थे वो फ्री कर दिए जाते हैं। डेनमार्क जो है एनेक्स कर ले जाता है जो हॉस्टलिन है उसके द्वारा। जर्मनी अपनी कॉलोनीज जो है वो लॉस कर लेता है सारे का सारा। मतलब जर्मनी के लिए काफ़ी ह्यूमिलेटिंग होता है, क्योंकि जर्मनी ने जो भी कमाया था सब कुछ यहाँ पर उसको गंवाना पड़ता है। मिलिट्री क्लॉज अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जर्मनी के नेवी पर रिस्ट्रिक्शंस ला दिए जाते हैं, आर्मी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, जो डीमिलिटराइजेशन है वो यहाँ पर कर दिया जाता है। और वॉर रिपरकशन अगर हम देखते हैं तो ये जो ट्रीटी है ये जर्मनी और उसके अलाई को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि भाई तुमको पूरा जो डैमेज है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर डैमेज हुआ है, जो भी यहाँ पर लॉस हुआ है, सब कुछ तुमको यहाँ पर बियर करना पड़ेगा और सफ़र करना पड़ेगा।
लंदन कॉन्फ्रेंस होती है 1920 की, टोटल अमाउंट जो है रिपेयर का वो यहाँ पर जर्मनी को 140 मिलियन, यहाँ पर 14000 मिलियन गोल्ड मार्क्स, एनॉर्मस अमाउंट जो है टाइम, ये सारी चीज़ें गई है, ये सब तुमको देना पड़ेगा। स्पा कॉन्फ्रेंस होती है 1920 में, ठीक है, इतने मिलियन गोल्ड मार्क डिवाइड कर दिए जाते हैं फिक्स परसेंटेज पर, जो हर कंट्रीज़ को मिलेंगे। फ्रांस को 52%, ब्रिटेन को 22%, इटली को 10%, बेल्जियम को 8%। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर की गई ट्रीटी के द्वारा। देन बाकी ट्रीटीज़ अगर हम देखते हैं तो ट्रीटी ऑफ जर्मन है, ट्रीटी ऑफ ट्रेनॉन है, न्यूली है, सीवियर। तो ये जो ट्रीटीज़ है इसमें भी अलग अलग चीज़ें होती है। हंगेरी को कट ऑफ कर दिया गया ऑस्ट्रिया से, ठीक है। हंगेरी जो है, ऑस्ट्रिया और हंगरन जो एम्पायर था, अब ऑस्ट्रिया अलग हो गया है, हंगरी अलग हो गया है, तो इंडिपेंडेंट कर दिया जाता है। बोहेमिया, मोरेविया, इनको ऑस्ट्रिया से ले लिया जाता है। देन उसके बाद यहाँ पर ये जो ट्रीटी है इसमें जो मॉन्टेजरो है इसको ऐड करते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या हुआ कि जो यूरोपियन मैप है वो यहाँ पर रिवाइज्ड हो गया, वो यहाँ पर चेंज हो गया, और फाइनल अगर हम मैप देखते हैं तो कुछ इस तरीके का मैप जो है वर्ल्ड वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर जो है वो दिखाई दे रहा था। तो ये ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर देखिए अब कितना छोटा हो गया, ऑस्ट्रिया एंड हंगेरी, है ना। हंगेरी कैपिटल बुदापेस्ट, ऑस्ट्रिया की वियना। तो इस तरीके से हो गया। इटली यहाँ पर आप देखोगे, इटली तो पहले ही यूनिफाई हो गया था, रोम इसकी कैपिटल। उसी के साथ साथ यहाँ पर जर्मन एम्पायर देखो आप, प्रूशिया, यहाँ पर क्या होता है, पोलैंड जो है वो अलग निकल जाता है ना। एंड यहाँ पर एक यूगोस्लाविया जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, जो इतना बड़ा जो एम्पायर थे वो अब यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गए। और ये तो हुआ वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो फिर उसके बाद तो और ये छोटे छोटे देशों में बढ़ चुके हैं। अभी आप देखोगे तो अभी बहुत ही मतलब छोटे छोटे देशों में अभी इस तरीके का हमें यूरोपियन मैप दिखाई देता है कि भाई यहाँ पर फ्रांस है, यहाँ पर जर्मनी। अब देखो कि ये और भी छोटा हो गया है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जर्मनी जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक बड़ा दिखाई दे रहा था, उसके बाजू में सिर्फ पोलैंड था एंड देन सीधा यूएसएसआर था। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर जर्मनी और छोटा, पोलैंड, उसके बाजू में बेलारूस भी आ गया है, लिथुनिया भी आ गया है, लाटविया भी आ गया है, यूक्रेन आ गया है, रोमानिया आ गया है, मोल्डोवा आ गया है, बुल्गारिया यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ना। तो इस तरीके से क्या हुआ, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में जो है यूरोप बढ़ चुका है। तो इस तरीके से बाउंड्रीज जो है वो रिवाइज की गई वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की कि क्यों यहाँ पर वर्ल्ड वॉर जो है हुआ। और ये जो कॉजेज़ है आपको मेंस के लिए लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए ये आपको पॉइंट जो है वो याद रखने पड़ेंगे। याद कर लो भाई साहब, याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, पहला रीज़न है इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म। कि भाई इम्पेरियलिज्म हमने ऑलरेडी देखा हुआ, इम्पेरियलिज्म मतलब होता क्या है कि यहाँ पर जो इंग्लैंड है, फ्रांस है, हॉलैंड है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो जो साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो हमें देखने को मिलती है। उसकी वजह से क्या था कि अब यहाँ पर हमें हमारा विस्तार करना है, अब यहाँ पर हमें बड़ा करना है, अब हमें हमारी जो बाउंड्रीज है उसको एक्सटेंड करना है। इम्पेरियलिस्ट एशिया अफ्रीका में घुस जाते हैं, है ना। पहले तो पीसफुल सेटलमेंट करते हैं, देन उसके बाद वहाँ पर वो जो इकोनॉमिक पॉलिटिकल सारा कब्जा जो है वो जमा लेते हैं। बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया में भी अगर आप देखोगे तो इंडिया में भी ब्रिटेन जो है वो आ चुका था। जो सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत चेंज होती है। एशिया अफ्रीका जो है वो ऑलरेडी यहाँ पर डिवाइड अप हो जाते हैं, है ना। कॉन्क्वेस्ट यहाँ पर चीज़ें चलती रहती है। जर्मन जो है वो मार्केट कैप्चर करने की कोशिश करता है। जर्मनी यहाँ पर बोलता है कि यार पहला तो बाप हम है, हमने यहाँ पर पूरे यूरोप जो है उसका नक्शा बदला है, तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें करेंगे, पर खुद की नक्शे जो है बदल कर बैठ जाता है। हर कंट्री जो एक्सपोर्ट प्रीफर करता है, इंपोर्ट जो है वो प्रीफर नहीं करता है। कि भाई हमारा मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, हमको रॉ मटेरियल मिलने चाहिए और बाकी फिनिश प्रोडक्ट हम बेचेंगे। हमको यहाँ पर किसी को कुछ नहीं देना है, हमको बेचना है। बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा और हमको चाहिए पैसा। ये यहाँ पर चल रहा था। तो बेसिकली इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म जो है सबसे पहला कारण था। उसी के साथ साथ इटली भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर यूनिफिकेशन होता है, देन उसके बाद वहाँ पर अलग अलग वो भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। फ्रांस अगर आप देखोगे, रशिया अगर आप देखोगे, है ना। तो इस तरीके से क्या था कि यहाँ पर इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म देखने को मिलता है। देन होती है ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। इसकी वजह से परमानेंट एनमिटी जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में हो जाती है। कि भाई यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो बिस्मार्क हमने देखा हुआ है ना, जो यूनिफिकेशन हुए थे उसमें जिस तरीके की चीज़ें हो रही थी, तो उसकी वजह से दुश्मन दोस्त ये सब यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर हुई। अलायंस जो है, अलायंस वाली ट्रीटीज़, ये सारी ट्रीटीज़ होने लगी। इंटेलेक्चुअल फैक्टर्स यहाँ पर थे कि भाई यहाँ पर जो बेसिकली वॉर की मेंटालिटी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ये सारी चीज़ें चल रही थी, है ना। हेगेल ने यहाँ पर नेशन ग्लोरीफाई किया कि भाई जिसके जितना विस्तार होगा, जो जितना बड़ा उसकी बाउंड्री होगी, वो उतना बड़ा देश। इस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर चलने लगी थी। देन उसके बाद यूरोप में भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था अंदर ही अंदर। बाल्कन कंट्रीज़ जो हमने देखा हुआ है ना, ऑटोमन टर्क्स,
के बीच में स्लाव मूवमेंट जो है वो हमें देखने को मिल रही थी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमें हो रही थी। देन उसके अलायंसेस फॉर्म होने लगे, अलग अलग अलायंसेस फॉर्म होने लगे। ऑस्ट्रो हंगरियन जर्मन, इनका ट्रिपल अलायंस जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिला था। एक ट्रिपल एंटेंटी, ये यहाँ पर बेसिकली उनका समझौता हुआ था, है ना, जिसमें फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन 1907 ये भी हमें देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जर्मन एम्पायर जो है उन्होंने भी यहाँ पर समझौता कर लिया था। हालांकि इटली ने भी किया था, लेकिन इटली घुसा नहीं। मैंने उसका रीज़न आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होने लगी। देन उसके बाद नेशनलिज्म जो है एक्सेसिव या फिर नैरो नेशनलिज्म हमें यहाँ पर देखने को मिला कि भाई इंटेंस नेशनलिज्म सर्बिया में, है ना। इसकी वजह से सर्बिया और ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर में खटास जो है वो होने लगी। तो हेट्रेड जो है बाकी देश के लिए वो होने लगा, मतलब हमारा देश तो श्रेष्ठ है लेकिन दूसरे देश जो है वो ख़राब है, ये यहाँ पर चीज़ें होने लगी। डिप्लोमेटिक फेलियर यहाँ पर होने लगी कि भाई मैसेकेयर यहाँ पर हो रहे थे। देन उसके असैसिनेशन यहाँ पर हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हुई। देन उसके बाद असैसिनेशन जो यहाँ पर फर्डिनांड का हुआ वो इमीडिएट फैक्टर था, इमीडिएटली यहाँ पर झट से हुआ। एंड अटैक जो है वो ऑस्ट्रो हंगरियन एम्पायर ने किस पर कर दिया, सर्बिया पर कर दिया था। तो यहाँ पर उसके बाद हमें जो वॉर है यहाँ पर जो वुडरो विल्सन है उसके 14 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं कि भाई यहाँ पर क्या होना चाहिए। वॉर ऐसी सिचुएशन, जो वॉर हुआ है अब ख़त्म हो गया है, एक जो पावर जीत चुकी है हार चुकी है, तो अब यहाँ पर ये जो हारी है इन्होंने दोबारा इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। तो सीक्रेट डिप्लोमेसी को ख़त्म कर दो, क्योंकि सीक्रेट डिप्लोमेसी अगर होगी तो भाई यहाँ पर ख़तरा जो है और मंडराता रहेगा कि इसके साथ हो रही है, उसके साथ हो रही है, दोनों मिलकर फिर किसी पर अटैक कर देंगे। ये होना ही नहीं चाहिए। जो सी है, फ्री नेविगेशन होना चाहिए सभी देशों के लिए, है ना। जो इकोनॉमिक बैरियर्स है स्टेट्स के बीच में वो ख़त्म हो जाना चाहिए कि भाई नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सबको इकोनॉमिक फ्रीडम चाहिए, सबको यहाँ पर पैसा ही कमाना है। अरे भाई बैरियर ख़त्म कर दो कि सब यहाँ पर मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे, एक को दबाकर ऊपर नहीं जाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आर्म जो है उसको ख़त्म करना है, जो कॉलोनियल क्लेम्स है उसको यहाँ पर कम करना है, रशियन टेरिटरी इवैक्यूएशन, बेल्जियम को रिस्टोर करना है, फ्रांस को लिबरेट करना है। देन उसके बाद यहाँ पर जो सेल्फ गवर्नमेंट है लोगों के लिए वो लेकर आनी है ऑस्ट्रो हंगरियन की। देन सेल्फ गवर्नमेंट जो है नॉन टर्किश लोगों के लिए ऑटोमन एम्पायर में, तो ऑटोमन एम्पायर भी ख़त्म होता है। ये सारे उसके रिप्रिकर्शन हमें 1920s, 1930s, 1942, मतलब ये जो वॉर हुए हैं आउट देश में, तो वो उसके रिप्रिकर्शन हमें हमारे भी देश में अलग अलग मूवमेंट्स के थ्रू देखने को मिले। खिलाफत मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट है ना। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस ये होती है जून 28, 1990। वर्ल्ड वॉर 1 जो ऑफिशियली ख़त्म होता है इस ट्रीटी के थ्रू, और उसी के साथ ये जो है ये वर्ल्ड को फिर से कोई वॉर में जाने से रोकने के लिए ट्रीटी जो है वो की जाती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए, देखिए इम्पैक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट है भाई सर्बिया जो है उसने अपना ड्रीम फुलफिल कर दिया स्लाव लोगों के साथ जुड़ने का। तो यहाँ पर यूगोस्लाविया जो है वो यहाँ पर बन जाता है। देन उसके मतलब कुछ उसके बाद भी प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन अभी सर्बिया जो उसने कर लिया था। जो जान है उसकी बहुत ज़्यादा हमें जो हानि है वो देखने, 8 मिलियन लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। यूएसए अगर आप देखोगे तो यूएसए जो है वो मतलब बेसिकली जीता है, लेकिन फिर भी जो टेरिटरी कॉन्फ्लिक्ट्स है वो वहाँ पर देखने को मिली है ना। एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो देखने को मिला। रशिया कम्युनिस्ट वहाँ पर हो जाता है। वर्ल्ड वॉर 1 जो है उसको एक बोल्शेविक यहाँ पर लोग, क्योंकि रिवॉल्यूशन वहाँ पर हो रहा था, तो वो हम आगे देखेंगे किस तरीके से रशिया का सिनारियो चेंज होता है। लीग ऑफ नेशन जो है यहाँ पर आ जाता है। लीग ऑफ नेशन भी हम आगे देखेंगे। लीग ऑफ नेशन इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक ग्रुप यहाँ पर उभर कर आता है, ठीक है, जिससे कि जो भी कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट होंगे वो रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सीधा वॉर पर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर हो जाती है। देन उसके बाद ऑटोमन एम्पायर का डिसआर्मामेंट हो जाता है। हंसबर्ग एम्पायर जो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देन सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी यहाँ पर होते हैं, काफ़ी लोग मरते हैं, सिविलियंस की मौत होती है। नए वेपन्स इंट्रोड्यूस होते हैं, गन्स, टैंक्स, पॉइजन गैस, कि भाई आगे हो तो ख़तरा ये रहे। इम्पेरियलिज्म कंटिन्यूड रहता है ना। पहली वर्ल्ड वॉर में क्या ब्रिटिशर छोड़ के चले गए थे इंडिया? नहीं, उन्होंने तो और राज किया था। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं काफ़ी सारे, जो बेसिकली जर्मनी है उसको पैसे भरने पड़ते हैं, पैसे प्रिंट किए जाते हैं, तो बेसिकली इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। फाइनली इस तरीके का वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इस तरीके का जो मैप है यूरोप का वो हमें देखने को मिलता है। और ये जो इम्पैक्ट है, जो कॉन्सिक्वेंसेस है, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में क्वेश्चन आते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैप जो है दिमाग में बिठा लो, फर्स्ट इसका, सेकंड इसका हमको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा वर्ल्ड वॉर 1 जो है वो ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।